अभी जैसे ही आप ये देख रहे हैं, खरबों ऑफ डॉलर्स दुनिया भर में इनविजिबली घूम रहे हैं। ऑयल के लिए पेमेंट, खाने के लिए पेमेंट, हथियारों के लिए पेमेंट, और इसका ऑलमोस्ट पूरा हिस्सा एक सिंगल पाइप से फ्लो करता है। एक सिस्टम जो एक कंट्री कंट्रोल करती है, लेकिन वो पाइप अब क्रैक हो रहा है और जो कंट्रीज इसे तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, वो पहले ही जीत रही हैं। स्विफ्ट को व्हाट्सएप की तरह समझो, पर बैंकों के लिए। जब आपके बैंक को किसी दूसरे देश के बैंक में पैसे भेजने होते हैं, तो वह स्विफ्ट के जरिए एक मैसेज भेजता है, सिर्फ एक मैसेज, यह कहते हुए कि यह पैसा यहां से वहां जा रहा है। स्विफ्ट पैसे मूव नहीं करता, यह सिर्फ इंस्ट्रक्शन मूव करता है। 200 देशों के 11,000 से ज्यादा बैंक इसी एक सिस्टम पर चलते हैं। हर एक दिन स्विफ्ट के बिना, जैसा कि हम जानते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड रुक जाएगा। यह पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का इनविजिबल प्लम्बिंग है, और शायद ही कोई जानता है कि यह मौजूद है। यहां वो बात है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। स्विफ्ट का हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। यह अपने आप को एक न्यूट्रल इंटरनेशनल कोऑपरेटिव बताता है, पर असल में यूनाइटेड स्टेट्स के पास इस पर वीटो पावर है। कैसे? क्योंकि स्विफ्ट डॉलर ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करता है, और डॉलर ट्रांजैक्शंस अमेरिकी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो, अगर अमेरिका तय करता है कि आप दुश्मन हैं, तो वो एक स्विच ऑफ कर सकता है और आप ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से गायब हो जाते हैं। रातों रात, कोई वार्निंग नहीं, कोई अपील नहीं, कोई रास्ता नहीं। इस हथियार का पहला बड़ा टेस्ट 2012 में हुआ, ईरान में। अमेरिका ने ईरान पर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का आरोप लगाया। जवाब में मिसाइलें नहीं छोड़ी गईं, सैनिक नहीं भेजे गए, बल्कि स्विफ्ट का इस्तेमाल किया गया। ईरान को रातों रात सिस्टम से बाहर कर दिया गया। ईरानी बैंक्स अब इंटरनेशनल पेमेंट्स रिसीव नहीं कर पा रहे थे। ऑयल एक्सपोर्ट्स, जो ईरानी इकोनॉमी की लाइफलाइन थे, 50% से ज्यादा गिर गए। कुछ ही महीनों में ईरानी रियाल की वैल्यू 60% कम हो गई। कोई बम नहीं गिराया गया, कोई सैनिक नहीं भेजा गया, बस एक मैसेजिंग सिस्टम से चुपचाप बाहर कर दिया गया और पूरी इकोनॉमी घुटनों पर आ गई। दुनिया ने इसे देखा और नोट्स लिए। फिर आया 2022। रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया और अमेरिका ने हिस्ट्री का सबसे अग्रेसिव फाइनेंशियल स्ट्राइक करके रिस्पॉन्ड किया। रशिया, जो दुनिया की 11th सबसे बड़ी इकोनॉमी है, यूज स्विफ्ट से कट कर दिया गया। लेकिन वॉशिंगटन और आगे बढ़ा। उसने वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस में रखे रशियन सेंट्रल बैंक के $300 बिलियन के रिजर्व्स फ्रीज कर दिए। जिस पैसे को रशिया सेफ समझता था, वो गया। नदारत। सिर्फ एक वीकेंड में दुनिया के हर नेशन को जो मैसेज भेजा गया, वो रूस के बारे में नहीं था, वो उन सब के बारे में था। उसने कहा, हम ये किसी के साथ भी कर सकते हैं, कभी भी, कहीं भी। और हर फाइनेंस मिनिस्टर, हर सेंट्रल बैंक गवर्नर, हर हेड ऑफ स्टेट ने इसे क्लियरली सुना। लेकिन सबसे चौंकाने वाला सिग्नल अमेरिका के किसी दुश्मन से नहीं आया, बल्कि मिडिल ईस्ट में उसके सबसे करीबी दोस्त से आया, सऊदी अरेबिया। 50 सालों से किंगडम का एक अटूट रूल था, सारा ऑयल यूएस डॉलर्स में बेचा जाएगा। यह पेट्रो डॉलर डील थी, जिस पर 1974 में साइन हुए थे। यह आधी सदी तक डॉलर के डोमिनेंस की फाउंडेशन थी। फिर जून 2024 में सऊदी अरेबिया ने सिर्फ यूएन में ऑयल बेचने पर बात ही नहीं की, यह एमब्रिज का फुल मेंबर बन गया, कमिटेड, ऑपरेशनल। और यह वो डिटेल है जिसे दुनिया भर में फ्रंट पेज न्यूज होना चाहिए था। सऊदी अरेबिया एमब्रिज में ठीक 4 दिन पहले शामिल हुआ, जब अमेरिका के साथ 1964 का किसिंजर पेट्रोडॉलर सिक्योरिटी पैक्ट ऑफिशियली खत्म हो गया। 4 दिन। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक मैसेज है जो फाइनेंस की लैंग्वेज में दिया गया, क्वाइटली, डिलिबरेटली, और वॉशिंगटन ने हर बात सुनी। इसी दौरान कुछ और भी हो रहा था जिसे ज्यादातर लोग बिल्कुल मिस कर गए। कंट्रीज ने फिजिकली अपना गोल्ड अपने देश वापस लाना शुरू कर दिया। फ्रांस ने न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व से अपना पूरा 129 टन गोल्ड निकाल लिया। जर्मनी ने अपना गोल्ड वापस मांगा। इंडिया ने चुपचाप काफी रिजर्व्स वापस लाए। पोलैंड, हंगरी, दी नेदरलैंड्स। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि न्यूयॉर्क में रखा गोल्ड अमेरिका की पहुंच में है
और एक वीकेंड में रशियन रिजर्व्स के $300 बिलियन फ्रीज होते देखने के बाद कोई भी कंट्री नहीं चाहती थी कि उनकी नेशनल वेल्थ अमेरिकन जुरिस्डिक्शन में रहे। ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं था, ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये इंस्टीट्यूशनल डर था जो गोल्ड ले जाने वाले जहाजों की स्पीड से समुंदर पार कर रहा था। और फिर मार्च 2026 में वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 20 से ज्यादा तेल के टैंकरों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार किया, जो दुनिया का सबसे स्ट्रेटेजिक वाटरवे है, और अपने पेमेंट्स चाइनीज युएन में सेटल किए, डॉलर्स में नहीं। 50 सालों में पहली बार दुनिया के सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट से भारी मात्रा में तेल डॉलर सिस्टम के बाहर ट्रेड हुआ, स्विफ्ट के बाहर। किसी ने अनाउंस नहीं किया, कुछ ही लोगों ने नोटिस किया। ये कोई टेस्ट नहीं था, ये कोई पायलट प्रोग्राम नहीं था, ये एक नई रियलिटी थी जो बड़े पैमाने पर काम करना शुरू कर रही थी। तो एम्ब्रिज आखिर है क्या? मैं आपको सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देता हूं। आपको पता है कि कुछ कंट्रीज व्हाट्सएप ब्लॉक कर देती हैं और लोग बस टेलीग्राम पर स्विच कर जाते हैं। मैसेज वही रहता है, फंक्शन भी वही रहता है, पर पाइप पूरी तरह से अलग होता है। वही एम्ब्रिज है। जब अमेरिका ने स्विफ्ट को वेपनाइज किया, चाइना, यूएई, थाईलैंड और हांगकांग ने चुपचाप टेलीग्राम बना लिया। बैंक्स के लिए एम्ब्रिज देशों के बीच तुरंत पैसे ट्रांसफर करता है, स्विफ्ट को छुए बिना, डॉलर को छुए बिना, अमेरिकन परमिशन की जरूरत के बिना। यह ट्रांजैक्शन सेकंड्स में सेटल कर देता है। अबू धाबी से बीजिंग तक का पेमेंट 10 सेकंड्स। स्विफ्ट के जरिए वही पेमेंट 5 दिनों तक लग सकते हैं। और इसे बनाने वाले देश टेबल पर एक सीट नहीं मांग रहे, वे पूरी तरह से एक अलग टेबल बना रहे हैं। ये नंबर्स हैं जो सारी बहस खत्म कर देंगे। 2022 में एम्ब्रिज ने अपना पहला पायलट प्रोसेस किया, 161 ट्रांजैक्शंस, टोटल वैल्यू $22 मिलियन। नवंबर 2025 तक 4047 ट्रांजैक्शंस, टोटल वैल्यू $55 बिलियन। ये 3 सालों में 2500 गुना की बढ़ोतरी है। 5 सेंट्रल बैंक्स फुल मेंबर्स हैं, 31 और सेंट्रल बैंक्स ऑफिशियल ऑब्जर्वर्स हैं, जिनमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील, बैंक ऑफ फ्रांस, बैंक ऑफ इटली और सेंट्रल बैंक्स ऑफ बहरीन, इजिप्ट और जॉर्डन शामिल हैं। 39 कमर्शियल बैंक्स पहले से ही इस प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। और वो इंस्टीट्यूशन जिसने ग्लोबल डॉलर सिस्टम बनाया था, गोल्डमैन सैक्स, चुपचाप एम्ब्रिज पर काम कर रहा है, जैसे HSBC भी। पुराने सिस्टम के आर्किटेक्ट्स नया सिस्टम बना रहे हैं, लेकिन वो डिटेल जो असल में दांव पे लगे होने को बताती है, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क एम्ब्रिज का ऑफिशियल ऑब्जर्वर है। अमेरिका का अपना सेंट्रल बैंक कमरे के अंदर बैठा है, उस सिस्टम को देख रहा है जो अमेरिकी फाइनेंशियल डोमिनेंस को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि वॉशिंगटन भी जानता है जिसे आप समझते नहीं उसे रोक भी नहीं सकते। और एम्ब्रिज सिर्फ एक हिस्सा है इस पूरी तस्वीर का। रशिया और इंडिया चुपचाप अपना खुद का बाईपास बना रहे हैं साथ साथ। 2022 से इंडिया रशियन ऑयल खरीद रहा है एक बड़े डिस्काउंट पर। पेमेंट रूपीज और रूबल्स में हो रही है, कोई डॉलर्स नहीं, कोई स्विफ्ट नहीं। रशिया और इंडिया के बीच बायलैटरल ट्रेड 2030 में $65 बिलियन पार कर गया, लगभग पूरा वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम के बाहर। जो सैंक्शन से बचने के लिए शुरू हुआ था, वो अब एक परमानेंट अल्टरनेटिव आर्किटेक्चर बन गया है। दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमीज के बीच एक नई फाइनेंशियल हैबिट और आदतों को, खासकर फाइनेंशियल आदतों को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। पर असली सवाल जो वॉशिंगटन को परेशान करेगा वो ये है, रशिया स्विफ्ट को बाईपास कर रहा है, एक्सपेक्टेड। चाइना एम्ब्रिज बना रहा है, एक्सपेक्टेड। वो तो हमेशा से ही पुशबैक करने वाले थे। पर क्या होगा जिस दिन एक बड़ी यूरोपियन नेशन, एक नेटो एलाय, एक ऐसा देश जिसने वेस्टर्न फाइनेंशियल ऑर्डर बनाने में मदद की, वो अपनी एनर्जी इंपोर्ट्स को यूरोज में सेटल करने का फैसला करेगा? ये कोई दुश्मन नहीं है जो दरवाजे पर खड़ा है, ये एक पार्टनर है जो चुपचाप निकल रहा है। और बर्लिन में बंद दरवाजों के पीछे, पेरिस में, ब्रसल्स में, ये बातचीत पहले से ही चल रही है। स्विफ्ट को दुनिया का फाइनेंशियल नर्वस सिस्टम बनने में 40 साल लग गए, एम्ब्रिज को 4 साल लगे। सवाल यह नहीं था कि चाइना कोई अल्टरनेटिव बना सकता है या नहीं,
सवाल यह था कि कोई इसे यूज करेगा या नहीं। मार्च 2026 में 20 से ज्यादा जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यूएन में सेटल करके पार कर गए। रशिया और इंडिया ने रुपीस और रूबल्स के जरिए $65 बिलियन का लेन देन किया। टन्स में गोल्ड न्यूयॉर्क से बाहर चला गया। गोल्डमैन सैक्स और HSBC चुपचाप ऑल्टरनेटिव सिस्टम में शामिल हो गए। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क कमरे के अंदर से देख रहा था और किसी ने भी नई दुनिया के ऑर्डर का ऐलान नहीं किया। किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बस पाइप्स बदल गए। रिजर्व करेंसीज ठीक ऐसे ही खत्म होती हैं, किसी डिक्लेरेशन में नहीं, किसी जंग में नहीं, बल्कि ऑयल मनी की एक शांत रीरूटिंग में, जिसे कोई तब तक नोटिस नहीं करता जब तक वह हो नहीं जाती। आर्किटेक्चर बन चुका है, प्रीसिडेंट सेट हो चुका है, 31 सेंट्रल बैंक्स पहले से ही अंदर से देख रहे हैं। अब बस एक ही सवाल बचा है कि क्वाइटली रीरूट करने वाला अगला कौन है। अगर इसने दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल दिया है, तो इसे एक ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे यह जानने की जरूरत है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगला एपिसोड और भी गहरा होगा।